ओके, सो हेलो स्टूडेंट्स, सॉरी पावर कट हो गया था जिसकी वजह से थोड़ा देर के लिए डिले हो गया। आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल। Yes, am I audible and visible to all of you? Okay, fine. Okay, fine. चलिए, so guys, I welcome all of you in my world of economics. I am CS Mayank Agrawal, Company Secretary by profession and teacher by passion as well as occupation. I have completed my MCOM in Business Policy and Corporate Governance. I am a verified plus educator on Unacademy platform with a teaching experience of more than 8 years, and I am currently working as a faculty of Economics, Business Studies and Law subjects. So guys, this is all about me, and this is my profile where you can go and watch all the lectures which I have already completed on Unacademy platform from this particular courses tab. चलिए, तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि वन शॉट के सीरीज में ये तीसरा चैप्टर जो हम लोग करने जा रहे हैं, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, हमने पिछली क्लास में कंप्लीट किया था, जिसमें हम लोगों ने कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच देख लिया था। ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच उसमें बच गया था। लास्ट जो सेशन होना था वो किसी वजह से नहीं हो पाया था, सो वो मैं किसी एक दिन एडजस्ट कर दूंगा, और वो जो कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम कुछ टॉपिक्स जो बच गए हैं उसके लिए मैं अलग से वीडियो ले आऊँगा। सो उसके लिए आप टेंशन मत लीजिएगा, बस आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको दो जगह पे ये वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी, एक तो यूट्यूब पर और दूसरा अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर। तो अगर आपको पूरा चैप्टर कंप्लीट करना है तो आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए और उसमें मुझे फॉलो कीजिए, आपको उसमें वीडियोस मिल जाएंगे। क्योंकि अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर मैं बहुत सारे स्पेशल क्लासेस भी लॉन्च करता हूं, और ये जो स्पेशल क्लासेस हैं ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। और स्पेशल क्लासेस की टाइमिंग है सुबह 10:30 से 12 बजे तक। ये फ्राइडे और सैटरडे को होता है। तो अभी तक हम लोगों ने ये 2 स्पेशल क्लास कंप्लीट कर लिए हैं। तीसरा जो होने वाला है हिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, जो कि कल होने वाला है, इसके टाइमिंग में थोड़ा सा चेंजेस आएगा। ये 10:30 से 12 बजे लिखा हुआ है, लेकिन इसके टाइमिंग में थोड़ा सा चेंजेस आ सकता है क्योंकि कल एक मैराथन सेशन है यूट्यूब पर, इस वजह से इसमें थोड़ी सी चेंजेस की जा सकती है। ठीक है, क्या चेंजेस होगा, क्या टाइमिंग होगा, आप मुझे टेलीग्राम पर मैसेज करेंगे या मेरा ग्रुप ज्वाइन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। टेलीग्राम का ग्रुप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ओके, ये स्पेशल क्लासेस और ये यूट्यूब की टाइमिंग है। यूट्यूब में हमारा अभी तक जो चैप्टर चल रहा है, चैप्टर नंबर 1 ये हो चुका है, वन शॉट। चैप्टर नंबर 2 भी हो चुका है। चैप्टर नंबर 3 ये जो मेंटी क्विज होना था, इसमें दिक्कत आने की वजह से ये सेशन नहीं हो पाया था, इसको किसी दिन एडजस्ट कर लिया जाएगा। आज हम लोग करेंगे डिमांड का वन शॉट। अगर आप लोगों को सब्सक्रिप्शन लेना है, अगर आपको पूरा सिलेबस कवर करना है अपना 11th और 12th का, तो आप ये सारे सब्सक्रिप्शन प्लान के तहत ले सकते हैं। अगर आप 12th का भी प्लानिंग कर रहे हैं कि हमें 12th भी अनअकैडमी से करना है, यू कैन सब्सक्राइब फॉर 18 मंथ्स और 24 मंथ्स एट अ वेरी नॉमिनल प्राइस वेयर यू विल गेट ऑल द सब्जेक्ट्स, ऑल द फैकल्टीज एंड ऑल द स्ट्रीम। तो एक स्ट्रीम के लिए नहीं, अगर आप साइंस के हो तो अगर आप कॉमर्स के हो तो साइंस के भी देख सकते हो, ह्यूमैनिटीज के भी देख सकते हो। मतलब यहाँ पे जितने सारे सब्जेक्ट्स हैं 11th 12th में, वो सभी के सभी आप देख सकते हो ड्यूरिंग द सब्सक्रिप्शन प्लान। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का सेशन, तो आज जो टॉपिक हम लोग करने जा रहे हैं वो है डिमांड। टुडे वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ डिमांड। चलिए फटाफट शुरू करते हैं वन शॉट में। थोड़ा सा हम लोग फास्ट मोड में जाएंगे बिकॉज पूरा चैप्टर हम लोगों को कंप्लीट करना है। इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड द डिटेल कंसेप्ट, यू कैन गो टू अनअकैडमी लर्निंग ऐप एंड वॉच ऑल माई लेक्चर्स। ओके, चलिए सबसे पहले व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिमांड। तो जब भी हम लोग डिमांड की बात करें, हम किसी एक पर्टिकुलर कमोडिटी की क्वांटिटी की बात करेंगे। दूसरा, वो क्वांटिटी एक पर्टिकुलर कंज्यूमर या कंज्यूमर्स जिनकी
परचेजिंग पावर है, जो खरीदने की शक्ति रखते हैं, और दूसरा जो खरीदना चाहते हैं। तो दोनों चीजें इसमें आएगी, जो खरीदना चाहते हैं और जो खरीदने की इच्छा शक्ति रखते हैं। इसको एक छोटे से एग्जांपल के साथ फास्ट तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। मजेदार कंसेप्ट है डिमांड। आइए समझते हैं। सबसे पहले मान लीजिए कि चलिए टेस्ला कंपनी का एग्जांपल लेते हैं। इंडिया में अभी टेस्ला कंपनी आ रही है, तो टेस्ला कंपनी का एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, टेस्ला कंपनी के मालिक इंडिया में आए, इंडिया में, इमेजिनरी एग्जांपल है, डोंट टेक इट अदरवाइज। ओके, अब यहां पे ये कुछ लोगों के पास गए सर्वे करने के लिए, ठीक, और इन्होंने इनसे पूछा कि आप क्या टेस्ला कार खरीदना चाहते हैं। तो इन सब लोगों ने कहा कि हाँ, हम खरीदना चाहते हैं। एवरीवन वॉज विलिंग टू, मेरे वर्ड को एक एक को कैच करते जाना, एवरीवन वॉज विलिंग टू परचेज टेस्ला कार। तो अब टेस्ला के जो मालिक थे इलॉन मस्क, इन्होंने क्या किया, और इन्होंने इनके सर्वे के आधार पे टोटल 1,00,000 यूनिट कार मैन्युफैक्चर कर दी। 1,00,000 कार मैन्युफैक्चर यहां पे उन्होंने कर दिया। ठीक, अभी उसके बाद हुआ क्या कि जब कार बन के तैयार हो गई तो इनको फोन गया और बोले कि आप लोगों ने बोला था कि हम खरीदना चाहते हैं, कार बन के तैयार हो गई है, आइए और ले जाइए। इन्होंने कहा कि सर हम खरीदना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि टेस्ला की कार खरीद सके। तो यहां पे हुआ क्या कि दे वर विलिंग टू परचेज द कार बट दे डिड नॉट हैव एनी परचेजिंग पावर। इनका परचेजिंग पावर नहीं था। दे डिड नॉट हैव एनी परचेजिंग पावर, इनका परचेजिंग पावर नहीं था, ये सिर्फ और सिर्फ चाहते थे। तो अब इलॉन मस्क जो है वो दूसरे पर्सन के पास चले गए। अब वो कुछ रिच लोगों के पास गए, बड़े बड़े लोगों के पास गए। अब इन लोगों से पूछा क्या आप, अब उन्होंने क्वेश्चन चेंज कर दिया। इन्होंने बोला क्या आप टेस्ला की कार खरीद सकते हैं, कैन यू परचेज द टेस्ला कार, क्या आप के पास परचेजिंग पावर है टेस्ला की कार खरीदने के लिए, महंगी है। उन्होंने कहा कि हाँ बिल्कुल खरीद सकते हैं, मतलब परचेजिंग पावर तो थी इनके पास। तो इन्होंने फिर वही गलती की, इन्होंने क्या किया, मैन्युफैक्चर कर दिया और 1,00,000 यूनिट प्रोड्यूस कर दिया। ठीक, तो अब ये जो बड़े बड़े लोग थे, रिच पीपल जो थे, ये तो खरीद सकते हैं, लेकिन जब इन्होंने बोला कि आपकी कार तैयार हो गई है, आइए और खरीद लीजिए, तो ये लोग कहे कि हमने कब कहा था कि हम खरीदना चाहते हैं। तो यहाँ पे कोई विलिंगनेस नहीं थी इनकी, इन्होंने तो सिर्फ कहा था कि हम खरीद सकते हैं बट हम खरीदना चाहते नहीं हैं। तो यहाँ पे परचेजिंग पावर तो थी लेकिन विलिंगनेस नहीं थी, और वहीं दूसरे एग्जाम्पल में विलिंगनेस तो थी लेकिन परचेजिंग पावर नहीं थी। ठीक, तो अब यहां पे डिमांड का मतलब क्या होता है कि डिमांड रेफर्स टू दैट। अच्छा, अगर ये दोनों ही केस की मैं बात करूं तो क्या मैं कह सकता हूं कि टेस्ला कंपनी के कार की डिमांड 1,00,000 यूनिट्स है, क्या मैं ऐसा कह सकता हूं? तो मैं ऐसा नहीं कह सकता। क्यों? क्योंकि डिमांड के डेफिनेशन के हिसाब से डिमांड क्या कहता है, इट रेफर्स टू दैट क्वांटिटी। सबसे पहले बात करें नंबर ऑफ यूनिट्स की, ना कि प्राइस की। दूसरी ऑफ अ कमोडिटी दैट इज कार। तीसरा विच अ कंज्यूमर हैविंग परचेजिंग पावर हु इज रेडी टू बाय। रेडी टू बाय का मतलब यहां पे विलिंगनेस की बात आ गई, और परचेजिंग पावर का मतलब यहां पे एबिलिटी की बात आ गई। तो एक पर्टिकुलर, यहां पे समझिएगा, अ पर्टिकुलर commodity will have demand only if the consumer is both willing and able to purchase at its different prices during a given period of time। इसका एक एग्जांपल समझिएगा ध्यान से। अभी ये चल रहा है प्राइस और ये है डिमांड, ये या बोलेंगे क्वांटिटी। ठीक, दिस इज क्वांटिटी।
अब एक नॉर्मल सी बात समझो कि जब भी किसी पर्टिकुलर कमोडिटी का प्राइस बढ़ता है तो उसका जो डिमांड है वो कम होते जाता है। तो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि जब प्राइस 10 रुपए था तो क्वांटिटी डिमांडेड थी किसी भी कमोडिटी की 500 यूनिट्स। जब 20 रुपए हो गया तो क्वांटिटी डिमांडेड घट के 400 हो गई। जब 30 रुपए हो गया तो घट के डिमांड 300 हो गई। जब 40 हो गया तो क्वांटिटी डिमांडेड घट के 200 हो गई। और जब 50 हो गया तो क्वांटिटी डिमांडेड घट के 100 यूनिट हो गई। अब यहां पे समझिएगा, डिमांड का मतलब समझाता हूं मैं आप लोगों को। डिमांड क्या होता है? डिमांड रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी। मान लीजिए कार की बात कर रहा हूं। सो इट रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट द कंज्यूमर्स हु आर विलिंग एंड एबल टू बाय। मतलब इन लोगों के पास काबिलियत भी है, इन लोगों के पास इच्छा शक्ति भी है कि वो अलग अलग प्राइसेस पे, डिफरेंट प्राइसेस पे डिफरेंट क्वांटिटीज परचेज कर सके। इस पूरे टेबल को हम क्या कहते हैं बेटा? डिमांड कहते हैं। अभी बेसिक्स क्लियर कर रहा हूं, फिर आगे धीरे धीरे बढ़ेंगे। So demand is what basically demand refers to the quantity of a commodity that the consumers are willing and able to purchase at its different prices during a given period of टाइम। मान लीजिए कि ये पूरा डेटा एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए है, दैट इज इन द मंथ ऑफ जनवरी 2021। तो मान लीजिए कि जनवरी मंथ में अगर कार का प्राइस अलग अलग हो रहा है, 10 लाख है तो 500 यूनिट, 20 लाख हो गया तो 400 यूनिट, 30 लाख हो गया तो 300 यूनिट, 40 लाख हो गया तो 200 यूनिट और 50 लाख हो गया तो 100 यूनिट। मतलब जैसे जैसे कीमत बढ़ते जा रही है, अलग अलग कीमत पर अलग अलग क्वांटिटी परचेज की जा रही है। और इस पूरे टेबल को हम क्या कहते हैं? डिमांड कहते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछूं कि एक पर्टिकुलर प्राइस पर बताइए 30 रुपए पर या 30 लाख रुपए पे आपकी कितनी डिमांड है, तो आप कहोगे 300। तो इस वर्ड को हम कहते हैं क्वांटिटी डिमांडेड। मतलब यह हुआ कि इस पूरे टेबल को हम कहते हैं डिमांड, और एक पर्टिकुलर प्राइस पे जो क्वांटिटी डिमांड की जाती है उसको हम लोग कहते हैं क्वांटिटी डिमांडेड। ये दोनों वर्ड बड़े इंपॉर्टेंट है, इन दोनों वर्ड को समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे चल के आपको बहुत ज्यादा तकलीफों का सामना करना पड़ेगा इन दोनों वर्ड्स के कारण। तो मैंने क्या कहा? अलग अलग प्राइसेस पे अलग अलग क्वांटिटी जब डिमांड की जाती है तो उसको हम कहते हैं डिमांड। और एक पर्टिकुलर प्राइस पे जितनी क्वांटिटी हम लोग एग्जैक्ट खरीदते हैं या खरीदने की इच्छा और काबिलियत रखते हैं उसको हम लोग कहते हैं क्वांटिटी डिमांडेड। इज इट क्लियर? प्राची, आपको कोई डाउट है बेटा, आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं डिमांड की, तो डिफरेंट क्वांटिटीज at different prices। और क्वांटिटी डिमांडेड एग्जैक्ट क्वांटिटी at a particular price। ठीक है, अभी समझिएगा, एक बार समराइज कर देता हूं। व्हाट इज डिमांड? एक पर्टिकुलर कमोडिटी की अलग अलग प्राइसेस पर अलग अलग क्वांटिटी जो एक पर्टिकुलर कंज्यूमर खरीदने की इच्छा रखता है, खरीदने की काबिलियत रखता है एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम पर, उसको हम लोग कहते हैं डिमांड। तो जैसे 10 रुपए पे 500 यूनिट डिमांड की जा रही है, 20 रुपए पे 400 यूनिट डिमांड की जा रही है, 30 रुपए पे 300 यूनिट डिमांड की जा रही है,
₹40 पर 200 यूनिट डिमांड की जा रही है और ₹50 पे 100 यूनिट डिमांड की जा रही है। तो अलग अलग प्राइसेस पर अलग अलग क्वांटिटी डिमांड की जा रही है उन लोगों के द्वारा जो इसको खरीदने की इच्छा रखते हैं, प्लस खरीदने की काबिलियत भी रखते हैं एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम पर। उसको हम लोग कहते हैं डिमांड। आई होप ये क्लियर है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि एक पर्टिकुलर प्राइस पर, जैसे कि ₹30 का मैं एग्जांपल लेता हूं, तो ₹30 पे मैं एग्जैक्ट कितनी क्वांटिटी खरीदने की इच्छा रखता हूं? 300। तो इसको हम लोग कहेंगे क्वांटिटी डिमांडेड, और उस पूरे टेबल को हम कहेंगे डिमांड। इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? ठीक, आगे बढ़ते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूं तो डिमांड जो है वो प्राइस के साथ लिंक होता है। जैसे जैसे प्राइस बढ़ते जाएगा डिमांड कम होते जाएगी। दूसरी चीज ये, डिमांड इज लिंक्ड टू द टाइम पीरियड। ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर कमोडिटी की डिमांड हर सीजन में सेम हो। तो यहां पर ये प्राइस के ऊपर तो डिपेंड करता ही है, लेकिन टाइम पीरियड के ऊपर भी डिपेंड करता है। उदाहरण के तौर पे भरी गर्मी में अगर कोई स्वेटर बेच रहा है तो वह अगर आपको बहुत कम कीमत में भी देगा तो आप शायद न खरीदें। और वहीं अगर मैं ठंड की बात करूं तो ठंड में जब आपको गर्म कपड़ों की आवश्यकता होती है तो अगर वो ज्यादा कीमत भी देगा तो आप खरीदोगे, भले कम खरीदोगे लेकिन खरीदोगे। सो डिमांड इज लिंक्ड टू द प्राइस, डिमांड इज लिंक्ड टू द टाइम पीरियड। इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? फाइन। अगला क्या क्या एलिमेंट्स है डिमांड का? तो सबसे पहला क्वांटिटी की बात करते हैं, वैल्यू की बात नहीं करते हैं। मैंने ये नहीं कहा कितने रुपए का सामान आप खरीदोगे या कितने वैल्यू का आप सामान खरीदोगे, मैंने कहा क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी, एक पर्टिकुलर प्राइस पर आप कितनी क्वांटिटी खरीदोगे। दूसरा विलिंगनेस टू बाय, ठीक, इच्छा। तीसरा प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी, और चौथा पीरियड ऑफ टाइम। अगला बात करते हैं कितने टाइप की डिमांड होती है। थोड़ा सा फास्ट इसलिए जा रहा हूं क्योंकि ये रिवीजन है और वो भी वन शॉट रिवीजन है। अगर आपको डिटेल पढ़ना है, स्लो पढ़ना है, एकदम इन डेप्थ पढ़ना है, आप मेरे रेगुलर क्लास में आइए, आपको सब कुछ मिलेगा। नाउ टाइप्स ऑफ डिमांड की अगर मैं बात करूं तो दो टाइप की डिमांड होती है, एक इंडिविजुअल डिमांड और एक मार्केट डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड का मतलब होता है एक पर्टिकुलर कंज्यूमर के द्वारा एक पर्टिकुलर कमोडिटी का कितना डिमांड है। उदाहरण के तौर पे ध्यान से समझिएगा, मान लीजिए कि एक मार्केट है, ठीक है, उसमें हम बात कर रहे हैं किसी एक कमोडिटी की, जैसे कि हम बात करते हैं बिस्किट्स की, ठीक है, ये कमोडिटी है। अब ये जो कमोडिटी है बिस्किट, ठीक है, जब बिस्किट ₹5 का आता है तो एक पर्टिकुलर कंज्यूमर जिसका नाम है ए, मिस्टर ए, तो मिस्टर ए डिमांड करता है 5 यूनिट। जब बिस्किट का कीमत घट के ₹4 हो जाता है तो वो अपनी क्वांटिटी बढ़ा के 10 यूनिट कर देता है। ₹3 होता है तो वो 15 यूनिट कर देता है, ₹2 होता है तो वो 20 यूनिट कर देता है, और ₹1 होता है तो वो 25 यूनिट कर देता है। इसका मतलब जैसे जैसे कीमत घटते जाएगी एक पर्टिकुलर कंज्यूमर दैट इज मिस्टर ए अपनी क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ाता चला जाएगा। तो ये एक पर्टिकुलर कंज्यूमर के द्वारा एक पर्टिकुलर कमोडिटी की डिमांड हुई, इसको हम लोग कहेंगे इंडिविजुअल डिमांड। लेकिन पूरे मार्केट में मान लीजिए कि दो कंज्यूमर है, मान लीजिए दो कंज्यूमर है, मिस्टर ए और मिस्टर बी। तो यहां पर मिस्टर ए ने ₹5 पे 5 यूनिट खरीदा, जबकि मिस्टर बी ने ₹5 पे 10 यूनिट खरीदा। 4 यूनिट पे मिस्टर बी ने 20, ₹3 पे मिस्टर बी ने 30, ₹2 पे मिस्टर बी ने 40 और ₹1 पे मिस्टर बी ने 50। तो ये भी एक इंडिविजुअल डिमांड हुआ, इंडिविजुअल डिमांड मेड बाय मिस्टर बी। लेकिन अगर मैं पूछूं कि ₹5 पे मार्केट में बिस्किट की डिमांड कितनी है, तो आप बोलोगे कि 5 + 10 = 15। यस आई का, ठीक है। तो यहां पे ये आपने क्या किया, ऐड कर दिया। Yes or no? So the sum total of the demand, the sum total of individual demand for a particular commodity is known as market demand. यहाँ पे मैंने सिर्फ दो ही कस्टमर का या कंज्यूमर का एग्जांपल लिया, ऐसे बहुत सारे कंज्यूमर हो सकते हैं। आई होप इट इज वेरी क्लियर विद द हेल्प ऑफ टेबल। ठीक,
ठीक है, अब अगर मैं बात करूं इसके ग्राफ की तो ध्यान से समझिएगा, ग्राफ को बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे ये जो 5 रुपए है तो ये क्वांटिटी डिमांडेड बाय ए, मिस्टर ए का हम लोग डिमांड कर बना रहे। देखिए 5 रुपए पे कितनी क्वांटिटी डिमांड की जा रही है, 5 रुपए पे 5 यूनिट डिमांड की जा रही है ए के द्वारा, मिस्टर ए के द्वारा 5 रुपए पे 5 यूनिट डिमांड की जा रही है। 4 रुपए पे मिस्टर ए के द्वारा डिमांड की जा रही है 10 यूनिट। 3 रुपए पे मिस्टर ए के द्वारा डिमांड की जा रही है 15 यूनिट। 2 रुपए पे डिमांड की जा रही है 20 यूनिट और 1 रुपए पे डिमांड की जा रही है 25 यूनिट। ठीक, तो ये अलग अलग कीमत पर अलग अलग क्वांटिटी डिमांड की जा रही है। जब हम इसको पूरी तरीके से जोड़ देते हैं तो ये कुछ इस तरीके का कर्व बनता है, दैट इज डी ए कर्व। सिमिलरली अगर मैं बी का एग्जांपल दूं या बी का मैं बनाऊं तो 5 रुपए पे बी के द्वारा कितना डिमांड किया जा रहा है, 10। 4 रुपए पे कितना डिमांड किया जा रहा है, 20। 3 रुपए पे कितना डिमांड किया जा रहा है, 30। 2 रुपए पर 40 और 1 रुपए पर 50। तो ये सारे पॉइंट्स को अगर हम ऐड कर देते हैं तो एक कर्व बन जाता है जिसको हम लोग कहेंगे इंडिविजुअल डिमांड कर्व बाय बी या इंडिविजुअल डिमांड कर्व ऑफ मिस्टर बी। और जब हम इन दोनों को ऐड कर दें, जब हम ये दोनों को ऐड कर दें, किसको किसको, मिस्टर ए और मिस्टर बी की डिमांड को ऐड कर दें, तो ये बन जाता है हमारा क्या, मार्केट डिमांड। जैसे कि 5 रुपए पे 5 यूनिट ए के द्वारा, 5 रुपए पे 10 यूनिट बी के द्वारा, और इन दोनों का मिला के अगर हम देखें तो ये बन जाएगा आपका 5 रुपए पे टोटल 15 यूनिट। आ रही है बात समझ में? इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? ठीक, तो अब मुझे बताइए इसी तरीके से 4 रुपए का भी निकालेंगे, ये प्लस ये इक्वल्स टू ये, फिर ये प्लस ये इक्वल्स टू। ठीक, तो इस तरीके से ये बनता चला जाएगा। मुझे बात बताओ, क्या मैं ये कह सकता हूं दैट मार्केट डिमांड इज ऑब्टेन्ड बाय द सम टोटल ऑफ या हॉरिजॉन्टल समेशन ऑफ इंडिविजुअल डिमांड कर? हॉरिजॉन्टल क्यों? क्योंकि हम देखिए ऐड कैसे कर रहे हैं, हाउ वी आर एडिंग, yes, how we are adding this plus this equals to this। तो ये हॉरिजॉन्टल समेशन हो रहा है, वैसे ही हर पॉइंट का हो रहा है हॉरिजॉन्टल समेशन। तो इस वजह से हम कहेंगे दैट मार्केट डिमांड इज ऑब्टेन्ड बाय द हॉरिजॉन्टल समेशन ऑफ द इंडिविजुअल डिमांड कर्व्स। दूसरा हम लोग ये कहेंगे दैट मार्केट डिमांड इज फ्लैटर एज कंपेयर टू इंडिविजुअल डिमांड, क्योंकि मार्केट डिमांड कर्व दोनों के या इंडिविजुअल डिमांड कर्व्स के सम टोटल से बना होता है, इसलिए वो ज्यादा फ्लैटर होता है। इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं कुछ बेसिक टर्म्स की। सबसे पहले बात करते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स की। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स का मतलब वो गुड जिसको हम एक दूसरे के प्लेस पर यूज कर सकते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए आपको मैंगो जूस पीने की तलब लगी है तो आप फ्रूटी भी पी सकते हैं और उसकी जगह माजा भी पी सकते हैं। इसका मतलब ये दोनों क्या है, सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं। उसी प्रकार से अगर आप टूथपेस्ट करते हैं और अगर आपको आयुर्वेदिक कंटेंट उसमें चाहिए तो आप डाबर रेड पेस्ट भी यूज कर सकते हैं और आप दंत कांति भी यूज कर सकते हैं। अगर आपको कपड़े धोने हैं तो आप निरमा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और घड़ी पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इट मीन्स इन दिस केस बोथ आर व्हाट बेटा, सब्स्टिट्यूट गुड्स। दे ऑल आर व्हाट, सब्स्टिट्यूट गुड्स ऑफ ईच अदर। एक की जगह पर दूसरा का इस्तेमाल कर लेना, इसको हम कहते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स। अगला बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का मतलब होता है एक के बिना दूजा अधूरा है। उदाहरण के तौर पे पेट्रोल के बिना कार अधूरी है, कार चल नहीं सकती है। उसी प्रकार से इस इंक के बिना ये मार्कर चल नहीं सकता है। मतलब दोनों एक दूजे के लिए बने हैं, अगर दोनों में से कोई भी अलग हुआ तो उसका
कोई मतलब नहीं होगा। आई होप इट इज वेरी क्लियर दैट कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स रेफर्स टू दोज गुड्स विच आर कंज्यूम्ड जॉइंटली और विच आर कंज्यूम्ड टुगेदर। डिमांड क्या होता है इसके बारे में मैंने डिटेल में चर्चा कर ली है। इट इज डिफाइंड एज अ विलिंगनेस ऑफ द बायर एंड हिज अफोर्डेबिलिटी टू परचेज द गुड्स एट डिफरेंट प्राइसेस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। यस श्रीपर्णा, अगर मैं क्वांटिटी डिमांडेड की बात करूं तो क्वांटिटी डिमांडेड का मतलब होता है एग्जैक्ट क्वांटिटी। एज आई टोल्ड यू दैट क्वांटिटी डिमांडेड इज व्हाट, एग्जैक्ट क्वांटिटी दैट इज डिमांडेड बाय द कंज्यूमर। जैसे कि 5 यूनिट 10 रुपए पे डिमांड की जा रही है। ठीक, अब बात करते हैं लॉ ऑफ डिमांड की। तो लॉ ऑफ डिमांड का मतलब क्या होता है? तो लॉ ऑफ डिमांड का मतलब ये होता है कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे क्वांटिटी डिमांडेड घटती जाएगी, कीपिंग ऑल अदर फैक्टर्स कांस्टेंट। व्हाट? कीपिंग ऑल अदर फैक्टर्स कांस्टेंट। तो ध्यान से समझिएगा, ये कीपिंग ऑल अदर फैक्टर्स कांस्टेंट का मतलब क्या होता है। अभी आज मैं हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स क्वेश्चन करा रहा था, तो इसमें मैंने बच्चों को एक एमसीक्यू दिया, बच्चे नहीं समझ पाए उस चीज को। ध्यान से समझिएगा, जैसे जैसे आपका प्राइस बढ़ते जाएगा वैसे वैसे आपकी क्वांटिटी डिमांडेड घटना स्वाभाविक है, लेकिन अगर उसके साथ हम अदर फैक्टर्स को भी चेंज करते जाएं तो ये लॉ ऑफ डिमांड फेल हो जाता है। कैसे? इसका एक उदाहरण देता हूं, आप लोगों को चीजें क्लियर होंगी। मान लीजिए कि यहां पे एक पर्टिकुलर कमोडिटी का प्राइस है 10 रुपया और उसकी इनकम है 100 रुपए। तो मैक्सिमम वो कितनी क्वांटिटी परचेज कर सकता है? मैक्सिमम कितनी क्वांटिटी परचेज कर सकता है? 100 रुपए इनकम है, 10 रुपए कीमत है, 100/10 बराबर 10 यूनिट वो परचेज कर सकता है। अब होता क्या है कि प्राइस जो है वो बढ़ के 20 रुपए हो जाता है। प्राइस बढ़ के 20 रुपए हो जाता है। ठीक, और इनकम मान के चलते हैं कि उतने का उतना ही रहता है, कांस्टेंट ही रहता है, वो इनकम में कोई चेंज नहीं आ रहा है, प्राइस जो है वो घट जाता है। तो इस केस में होगा क्या? इस केस में होगा क्या कि आपकी जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो कितनी हो जाएगी? घट के 5 हो जाएगी, 100/20, क्योंकि आपके पास उतना पैसा नहीं है। तो अभी यहां पर हो क्या रहा है कि यहां पे आपका जो प्राइस है, प्राइस बढ़ने की वजह से, प्राइस 10 से 20 होने की वजह से क्वांटिटी डिमांड जो है वो घट के कितना हो गया? 10 से 5 यूनिट। तो ये तो हो गई लॉ ऑफ डिमांड की बात। लेकिन सवाल ये उठता है कि सर हम इनकम को कांस्टेंट क्यों मान रहे हैं? क्यों मान रहे हैं? तो आइए, अगर आपकी बात माने कि हम उसको कांस्टेंट नहीं मानते हैं तब क्या होगा। तो देखो, जब मान लीजिए कि इनकम प्राइस था 10 रुपए, इनकम थी 100 रुपए की, तो क्वांटिटी डिमांडेड था 10 यूनिट्स का। ठीक, अगर मान लीजिए प्राइस को हम बढ़ा देते हैं, 20 रुपए कर देते हैं, और साथ ही साथ इनकम को भी बढ़ा के 400 रुपए कर देते हैं मान लो, तो इसके कारण होगा क्या कि हमारी क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो कितनी हो जाएगी? बढ़ के 20 यूनिट। तो इसका मतलब है कि अगर प्राइस बढ़ा दे और साथ ही साथ इनकम को भी बढ़ा दे, मतलब अदर फैक्टर्स को भी बढ़ा दें, तो इससे क्वांटिटी डिमांडेड भी बढ़ जाएगी। इसका मतलब लॉ ऑफ डिमांड क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा। इसीलिए जब भी हम लोग लॉ ऑफ डिमांड पढ़ते हैं तो लॉ ऑफ डिमांड में हम प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी, गिवन कमोडिटी का मतलब जिस कमोडिटी के डिमांड का हम एनालिसिस कर रहे हैं, और उसकी क्वांटिटी डिमांडेड, इन दोनों का ही क्या करते हैं? एनालिसिस करते हैं। बाकी के सारे फैक्टर्स हम क्या रखते हैं बेटा? कांस्टेंट रखते हैं। ठीक है, अदर फैक्टर्स में क्या क्या आएगा? जैसे कि सब्सटीट्यूट गुड्स, अभी मैंने बताया क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स अभी मैंने बताया, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, ये तीनों के तीनों हम क्या रखते हैं? कांस्टेंट रखते हैं। मतलब हम ये अज्यूम करते हैं कि इनमें कोई चेंजेस नहीं आ रहा है। क्यों? अगर आप पूछो कि क्यों सर अज्यूम करते, तो इसका आंसर मैंने दे दिया। अगर एक साथ
प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी और अदर फैक्टर्स दोनों को चेंज करें तो हम किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंच पाएंगे। ठीक है, अगला है नो एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन द प्राइस इन फ्यूचर। मान लीजिए कि मुझे लग रहा है कि आगे आने वाले समय में मोबाइल की कीमत बहुत बढ़ जाएगी, तो मैं आज ही क्या करूंगा, मोबाइल खरीद लूंगा, भले ही कीमत बढ़ी ही क्यों ना हो। तो जैसे इसका एक बेस्ट एग्जांपल देता हूं, पेट्रोल। पेट्रोल पता नहीं साइकोलॉजी कैसे होती है। मान लो कि आपको एक न्यूज मिलती है कि कल पेट्रोल का प्राइस बढ़ने वाला है, कल पेट्रोल का प्राइस बढ़ने वाला है। ठीक, अब मान लीजिए कि आप बाइक चलाते हैं और आपके जो बाइक की टंकी है उसमें मैक्सिमम 8 लीटर का पेट्रोल आ सकता है। जैसे ही आपको न्यूज मिलती है कि 1 रुपए से प्राइस बढ़ने वाला है पेट्रोल का, तो पूरी की पूरी पूरा का पूरा शहर जो है पेट्रोल पंप में पहुंच जाता है। क्या करने के लिए, पेट्रोल भरवाने के लिए। अरे भैया 8 रुपए बचा के क्या कर लोगे। और वो भी छोड़ो, 8 रुपए बचाने के चक्कर में 10 रुपए का पेट्रोल खर्च करके पेट्रोल भराने जाते, भैया टंकी फुल कर दो, कल रेट बढ़ने वाला है। तो यहां पर कहने का मतलब यह है, हालांकि ये तो अदर बात है, लेकिन कहने का मतलब यह है कि अगर सामने वाले पर्सन को लग रहा है कि फ्यूचर में प्राइस बढ़ने वाला है, तो वो आज ज्यादा कीमत पर भी ज्यादा क्वांटिटी डिमांड करेगा। इसलिए हम अज्यूम करते दैट देयर इज नो एक्सपेक्टेशन ऑफ द चेंज इन द प्राइस इन द फ्यूचर। ठीक, अभी आगे बात करते हैं कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं डिमांड की। इसके लिए एक शॉर्ट में चार्ट बनाया हूं मैंने, और वो चार्ट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ध्यान से समझ लीजिएगा। ये चार्ट ऐसा चार्ट है जिसको बच्चों को कितनी बार भी बता दो गलतियां करते ही हैं। और अगर यकीन नहीं होता है तो ये रेगुलर क्लास के कुछ बच्चे, उनसे आप पूछ सकते हो, सुबह की क्लास में इन्होंने बहुत गड़बड़ किए हैं। ध्यान से सुनिएगा, इस चार्ट के ऊपर पूरा नज़र, इस चार्ट के ऊपर ध्यान रखिएगा। शॉर्ट में रिवाइज कराने का सबसे बेस्ट तरीका है ये चार्ट। 2 फैक्टर्स होते हैं जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं। 2 फैक्टर्स होते हैं जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं। एक होता है जिस कमोडिटी का हम एनालिसिस कर रहे हैं उसी कमोडिटी का प्राइस, दैट इज प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी। जिस कमोडिटी के डिमांड का हम एनालिसिस कर रहे हैं उसी कमोडिटी का प्राइस, दैट इज प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी। ठीक, और दूसरा होता है इसके अलावा कोई भी अदर फैक्टर, जैसे प्राइस ऑफ द सब्स्टिट्यूट गुड्स, जैसे इनकम ऑफ द कंज्यूमर, प्राइस ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स एक्सेट्रा। फाइन, तो यहां पर समझिएगा कि अगर गिवन कमोडिटी का प्राइस चेंज होता है तो 2 प्रकार के चेंजेस आएंगे। एक तो या तो प्राइस कम होगा या तो प्राइस बढ़ेगा। मैं एक बार फिर से समराइज कर रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। एक एक चीज को अपने बुद्धि में घुसाते जाइएगा, बिल्कुल, अदरवाइज प्रॉब्लम होगी बाद में। मैंने क्या बोला, 2 फैक्टर्स होते हैं जो किसी भी कमोडिटी की डिमांड को अफेक्ट करते हैं। वो मैंने जो पूछा था वो सही था, आपने जो बताया वो गलत था, ये तो फिक्स है साक्षी। कंसेप्ट इसीलिए कह रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। यहां पे बोला क्या है, प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी। अगर गिवन कमोडिटी की प्राइस में चेंजेस आता है तो वर्ड इस्तेमाल किया जाता है चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। क्या वर्ड यूज किया जाता है, अपने बुद्धि में एकदम फिट कर लो। इफ देयर इज अ चेंज इन द प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी देन इट विल लीड टू द चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड। आपको एमसीक्यू में बार बार फंसाने की कोशिश करेगा। इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए चार्ट बनाया, उसने पढ़ना, ध्यान से सुनिएगा। अब अगर मैं बात करूं अदर फैक्टर्स की, तो प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी के अलावा जितने भी फैक्टर्स हैं, प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी के अलावा जितने भी फैक्टर्स हैं, उन फैक्टर्स में अगर किसी भी प्रकार का चेंज आता है तो डिमांड पर चेंज होने वाली चीज को हम क्या कहते हैं, चेंज इन डिमांड। तो एक बार फिर से समझ लीजिए, इफ देयर इज अ चेंज इन द प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी देन इट विल लीड टू change in the quantity demanded, क्या, change in the quantity demanded, and if there is a change in any other factor then it will lead to change in the demand। वर्ड को कैच करना, यहां पे क्या वर्ड यूज किया जा रहा है, क्वांटिटी डिमांडेड, यहां पे वर्ड यूज किया जा रहा है डिमांड।
अभी समझिएगा, प्राइस दो तरीके से चेंज हो सकता है, या तो प्राइस घटेगा या तो प्राइस बढ़ेगा। अगर प्राइस घटता है तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगी और उसकी वजह से जो चेंज आता है उसको हम लोग कहते हैं एक्सपेंशन। उसको हम क्या कहते हैं बेटा? एक्सपेंशन। और अगर प्राइस बढ़ने की वजह से क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाती है तो उसको हम लोग कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन। व्हाट वी कॉल इट एज कॉन्ट्रैक्शन। ठीक। अब उसके बाद अगर मैं बात करूं एक्सपेंशन की, तो एक्सपेंशन के केस में होता क्या है कि एक्सपेंशन के केस में डाउनवर्ड मूवमेंट होता है। अब इसको मैं समझाता हूं, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। और कॉन्ट्रैक्शन के केस में अपवर्ड मूवमेंट होता है, इसको भी ध्यान से समझिएगा एक ग्राफ के थ्रू। यहां पे मान लीजिए यह है आपका क्वांटिटी डिमांडेड, और यहां पे क्या है? प्राइस ऑफ व्हाट? प्राइस ऑफ गिवन कमोडिटी। प्राइस ऑफ गिवन कमोडिटी। मान लीजिए कि गिवन कमोडिटी का प्राइस है 10 रुपया और क्वांटिटी डिमांडेड है, या मान लीजिए गिवन कमोडिटी का प्राइस है 20 रुपया, तो क्वांटिटी डिमांडेड कितना है? 200 यूनिट्स। ठीक। अब होता क्या है कि प्राइस जो है वो घट जाता है। पहले ध्यान रखिएगा, पहले मैं किसकी बात कर रहा हूं? घट जाता है। ठीक है, 10 रुपए हो जाता है। तो इसकी वजह से क्वांटिटी डिमांडेड जो है, क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो बढ़ के कितना हो जाता है? 300 यूनिट। तो अब मुझे बताइए, पहले ये वाला पॉइंट था, अब ये वाला पॉइंट हो गया है, तो बताइए कैसा मूवमेंट आ रहा है? अपवर्ड हो रहा है कि डाउनवर्ड हो रहा है? ये सॉल्व ऑफ यू गिव मी आंसर। अपवर्ड हो रहा है या डाउनवर्ड हो रहा है? पॉइंट ए से बी की तरफ वो मूव कर रहा है, अपवर्ड हुआ या डाउनवर्ड हुआ? डाउनवर्ड। तो एक्सपेंशन के केस में क्या होता है कि जब प्राइस घटता है, क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ती है, एक्सपेंशन का केस होता है और डाउनवर्ड मूवमेंट होता है। ये अपने दिमाग में फिट कर लो, अभी मेंटी क्विज में गलती मत करना। ठीक। उसके बाद अगर मैं बात करूं आगे की, एक और ग्राफ बनाता हूं। अगर मान लीजिए कि प्राइस है 20 रुपया, क्वांटिटी डिमांडेड है 200 यूनिट की। ठीक। क्वांटिटी डिमांडेड कितनी है बेटा? 200 यूनिट की। अगर प्राइस बढ़ के 300 यूनिट हो 30 रुपए हो जाता है, प्राइस बढ़ के कितना हो गया? 30 रुपया। तो ऑब्वियस सी बात है कि क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो घट जाएगी। कितनी हो जाएगी? मान लो 100 यूनिट। अब इस केस में अगर आप बनाते हैं क्या? डिमांड कर्व, तो ये कुछ इस शेप में होगा। ठीक। अब यहां पे मान लीजिए पॉइंट है ए, तो यहां पे पॉइंट है सी। अब देखो कैसा मूवमेंट आ रहा है। पहले यहां पर था, ए पर था, अब सी पे चला गया है। मतलब ये कैसा मूवमेंट हो रहा है? यहां पे अपवर्ड मूवमेंट हो रहा है। तो इससे क्या समझ में आया हम लोगों को? इससे क्या समझ में आया कि अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड, क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो क्या होगी? घटेगी। प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी डिमांडेड घटेगी, और इसको ही हम लोग क्या कहेंगे? कॉन्ट्रैक्शन। और इसकी वजह से कैसा मूवमेंट होगा बेटा? अपवर्ड मूवमेंट। कैसा मूवमेंट होगा? अपवर्ड मूवमेंट। अच्छा, बच्चे दिमाग कैसे चलाते हैं? सर एक्सपेंशन होगा मतलब क्वांटिटी बढ़ेगा, और क्वांटिटी बढ़ेगा इसलिए अपवर्ड मूवमेंट होगा। बढ़ना मतलब अपवर्ड होना। ये गलती और ये बेवकूफियत मत करके आना। ग्राफ पे फोकस करना, रट्टू तोता मत बनना, और कोई भी इलॉजिकल चीजें मत समझना। आ रही है बात समझ में? पॉइंट ए से ऊपर जा रहा है। कोई भी देखो, माइक्रो इकोनॉमिक्स का
सबसे सिंपल फंडा ये है कि जो भी आंसर निकालना है ग्राफ बना लो और पूरी तरीके से आपको एग्जैक्ट आंसर मिल जाएगा। ठीक है, आई होप ये आपको चार्ट का एक पार्ट पूरी तरीके से समझ में आ गया। अब इसमें समझ लो क्या हो रहा है, प्राइस घट रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है, प्राइस घट रहा है, क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है, डाउनवर्ड मूवमेंट हो रहा है, और एक ही डिमांड कर्व बना है, अलग से कोई और दूसरा डिमांड कर्व नहीं बना है, इसलिए हम कहते हैं मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। देखो एक ही डिमांड कर्व है, डीडी एक ही डिमांड कर्व है, डीडी हाँ या नहीं, एक ही डिमांड कर्व में चेंजेस आ रहा है। यस साक्षी, क्या डाउट है बेटा, पूछो। चलिए जब तक वो डाउट पूछ रहे आगे बढ़ते हैं। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ही क्यों लेंगे, ओनली डिमांड भी तो ले सकते हैं ना, तो फिर फर्क क्या रह जाएगा दोनों में। वो टर्म ऐसा इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग कि जब प्राइस चेंज होगा, गिवन कमोडिटी का प्राइस चेंज होगा, तो उसको हम लोग क्या टर्म देंगे, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। और अदर फैक्टर्स में अगर कोई चेंज आता है तो उसको हम लोग नाम क्या देंगे, चेंज इन डिमांड। आई बात समझ में, डिफरेंशिएट करने के लिए उसको दिया गया, इसके पीछे कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं बताया है। ठीक है, चलिए अब इधर में बात करते हैं अदर फैक्टर्स की। तो इफ देयर इज अ चेंज इन अदर फैक्टर्स, तो दो प्रकार के चेंजेस हो सकते हैं, या तो फेवरेबल चेंज होगा या तो अनफेवरेबल चेंज होगा। अब सर ये फेवरेबल और अनफेवरेबल क्या, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। अगर मान लीजिए कि इनकम चेंज होती है, तो पहली बात तो ये कि इनकम अदर फैक्टर्स में आ रहा है। किस में आ रहा है बेटा, अदर फैक्टर्स में आ रहा है। और इनकम अगर चेंज होगी तो ऑब्वियस सी बात है आपकी डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी। बेटा साक्षी, क्वांटिटी डिमांडेड और डिमांड दोनों के बीच में डिफरेंस शुरुआत में ही बताया हूं, तो फिर आप कैसे बोल रहे हो कि क्वांटिटी डिमांडेड और डिमांड दोनों सेम है। ऊपर क्या बताया, क्वांटिटी डिमांडेड का मतलब एक पर्टिकुलर प्राइस पे एग्जैक्ट कितनी क्वांटिटी डिमांड कर रहे हैं, और डिमांड का मतलब क्या होता है कि अलग अलग प्राइसेस पे अलग अलग क्वांटिटी कितनी हम लोग डिमांड कर रहे हैं, तो दैट इज डिमांड। अभी यहां पर बात करते हैं अदर फैक्टर्स की, तो समझिएगा एक बेस्ट एग्जांपल आपको मैं देता हूं। यहां पे हम लोग बात करते हैं इनकम की। इनकम मान लीजिए था मेरा 100 रुपया, प्राइस चल रहा था 20 रुपए, तो क्वांटिटी डिमांडेड था 5 यूनिट का। सोच समझ के मेरे को आंसर देना। यहां पर जब इनकम बढ़ के कितना हो गया, 200 रुपया, इनकम बढ़ के कितना हो गया, 200 रुपये, तो प्राइस जो है ये हम लोग कांस्टेंट मान के चल रहे हैं। क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब हम लोग प्राइस को कंसिडर कर रहे हैं तो बाकी के सारे फैक्टर्स हम लोग कांस्टेंट रखेंगे, जैसे कि इनकम हो गया, सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस हो गया, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का प्राइस हो गया, ये सब। उसी तरीके से जब हम लोग अदर फैक्टर्स का एनालिसिस कर रहे हैं तो प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी को हम क्या रखेंगे, कांस्टेंट रखेंगे। क्योंकि अगर दोनों को एक साथ बढ़ा दिया गया या दोनों को एक साथ घटा दिया गया तो कोई कंक्लूजन नहीं निकल पाएगा। इसलिए यहां पे अगर हम इनकम बढ़ा रहे हैं तो प्राइस को क्या रखेंगे, कांस्टेंट रखेंगे। प्राइस को क्या रखेंगे, कांस्टेंट रखेंगे। ठीक है, अभी यहां पर देखो कि 100 रुपए इनकम थी और प्राइस 20 रुपए था, तो क्वांटिटी डिमांडेड कितने का था, 5 यूनिट्स का, 5 यूनिट्स का। अगर इनकम बढ़ के 200 रुपए हो जाता है तो प्राइस जो है वो कितना रहेगा, 20 रुपीज का 20 रुपीज ही रहेगा। ठीक है, तो उस केस में प्राइस जो है वो 20 रुपए का 20 रुपए रहेगा। इसके कारण क्वांटिटी डिमांडेड पे क्या चेंज आएगा, क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ के 10 यूनिट हो जाएगा। कि इसका मतलब है इनकम बढ़ने की वजह से क्वांटिटी भी बढ़ गई। क्या बोला मैं, इनकम बढ़ने की वजह से क्वांटिटी डिमांडेड भी बढ़ गई। अभी इस केस में अगर आप देखोगे तो इसका ग्राफ जब बनाने जाएंगे तो बड़ा मजेदार आएगा।
लेकिन इससे पहले कि मैं आपको ग्राफ बताऊं, एक और सिचुएशन मैं आपको यहां पर बताना चाहूंगा, ठीक है। उसके बाद एक साथ हम यहां पे ग्राफ बनाएंगे। सिचुएशन ये है कि अगर मान लीजिए कि अगर मान लीजिए कि इनकम ऑफ द कंज्यूमर 100 रुपए है और प्राइस जो है वो 20 रुपया है, तो आपकी जो क्वांटिटी डिमांडेड होगी, या इसको 200 रुपए लेके करते हैं, ठीक है। 200 रुपए, तो 200 रुपए इनकम है, 20 रुपए प्राइस है, कितनी क्वांटिटी डिमांड होगी? व्हाट विल बी द क्वांटिटी डिमांडेड? 10 यूनिट्स, ठीक। अगर इनकम घट के कितना हो जाता है? 100 रुपया। इनकम घट के कितना हो गया? 100 रुपए। तो अब क्वांटिटी डिमांडेड यहां पे कितना हो गया? 5। हाँ या नहीं? इनकम अगर कम हो गई, प्राइस कांस्टेंट है, तो क्वांटिटी डिमांडेड भी घट के कितना हो जाएगा? 5। यहां पे क्या हो रहा था? इनकम बढ़ रहा था तो क्वांटिटी भी बढ़ रही थी, और यहां पे इनकम घट रहा था तो क्वांटिटी भी घट रही है। अब अगर मैं इसका ग्राफ आपको बताऊं, ग्राफ, तो ये आपका ग्राफ है। अभी समझना, यहां पे हम लोग मेजर करेंगे क्वांटिटी डिमांडेड, और यहां पे हम बात करेंगे प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी की। अभी दोनों का ग्राफ देखना कैसे डिफरेंस आता है। अब यहां पर समझो, प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी है 20 रुपया, और क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द गिवन कमोडिटी एट एन इनकम ऑफ रुपीज 100, मतलब 100। इनकम कितनी है? 100 रुपये। 100 रुपये पे इनकम है, तो क्वांटिटी डिमांडेड इस वाले केस में कितना हुआ? 5। कितना हुआ बेटा? 5। तो ये मान लो यहां पे हम लोग लिख देते हैं 5। तो एक तो ये हो गया, ठीक। यहां से हम एक डिमांड कर्व बना देंगे। यहां से हम क्या बना देंगे? एक डिमांड कर्व बना देंगे। अब यहां पर समझिएगा कि प्राइस अभी भी कितना है? 20 रुपए है। प्राइस अभी भी कितना है? 20 रुपए ही है, लेकिन इनकम कितनी हो गई है? 200 रुपए। इनकम कितनी हो गई? 200 रुपए। तो इसकी वजह से क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो बढ़ के कितना हो गया? 10 रुपए। लेकिन चूंकि हम लोग ग्राफ में सिर्फ और सिर्फ वाई एक्सिस पर प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी ही दिखा रहे हैं, इसलिए यहां पर प्राइस तो 20 का 20 ही रहेगा, सिर्फ क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ के कितना हो गया यहां पर? 10 यूनिट। मतलब यहां पे इनकम का हम अभी इफेक्ट नहीं दिखा रहे हैं। और इसके बाद जब अगर आप ये कोई कर्व बनाएंगे तो ये कुछ इस प्रकार से कर्व दिखेगा। अब यहां पर देखोगे गौर से, तो ये हो गया एक D1 कर्व, और ये हो गया आपके लिए DD कर्व। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर इनकम बढ़ने की वजह से, फेवरेबल चेंज आने की वजह से आपके डिमांड कर्व पर राइटवर्ड शिफ्ट हो रहा है। क्या शिफ्ट हो रहा है बेटा? राइटवर्ड शिफ्ट हो रहा है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, यस और नो? इज इट क्लियर? तो यहां पर देखिए, इनकम बढ़ना आपके लिए क्या है? फेवरेबल चेंज आ रहा है। फेवरेबल चेंज होने की वजह से क्या होगा कि आपकी डिमांड बढ़ जाएगी, और डिमांड बढ़ने की वजह से कैसा शिफ्ट आएगा? राइटवर्ड शिफ्ट आएगा। क्यों राइटवर्ड शिफ्ट आएगा? क्योंकि यहां पर बात हो रही है अदर फैक्टर्स की। लिंक कर पा रहे हो? जितने लोग सुबह बेवकूफियत किए थे वो सबको समझ में आ रहा है क्या बेवकूफियत किए थे? आगे बढ़ते हैं। अभी यहां पे उल्टा केस लेते हैं, ठीक है। यहां पे केस उल्टा ले लेते हैं। तो यहां पर ये है आपका ग्राफ। अब यहां पर ये प्राइस है आपका कितना? 20 रुपया। प्राइस तो 20 रुपये ही है, ठीक। क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो अभी आपकी कितनी है? 10 यूनिट्स। 10 यूनिट्स, ठीक। तो यहां पे मैंने एक बना दिया। अभी हुआ क्या है कि
प्राइस जो है वो तो सेम है, लेकिन मेरी इनकम क्या हो गई, कम हो गई, 200 से घट के कितनी हो गई, कम हो गई। तो यहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड भी घट के 10 से कितना हो गया बेटा, 5 हो गया। 10 से घट के कितना हो गया, ये 5 हो गया। तो अब देखो पहले क्या था, डिमांड कर्व क्या था पहले, ये था, और अब डिमांड कर्व कैसा है, मतलब ये किधर शिफ्ट हुआ है, लेफ्टवर्ड शिफ्ट हुआ है। यस और नो, ये किधर शिफ्ट हुआ है, लेफ्टवर्ड शिफ्ट हुआ है। तो अब यहां पे देखिएगा कि यहां पर क्या हो रहा है, अनफेवरेबल चेंज आ रहा है। इनकम का घटना आपके लिए क्या है, अनफेवरेबल चेंज। अनफेवरेबल चेंज में क्या होता है कि डिमांड घट जाती है। डिमांड घटने की वजह से क्या होगा कि यहां पर लेफ्टवर्ड शिफ्ट आएगा। ठीक है, पनिशमेंट मिलना चाहिए। आज तक मैं आप लोगों को लगभग मई से पढ़ा रहा हूं, आज तक मैंने आप लोगों को ना पनिशमेंट दी है। खैर ऑनलाइन में कैसे पनिशमेंट देता है, लेकिन आज मैं बड़ा डिसअपॉइंटेड था तुम लोग से सुबह की क्लास में, तो ये पनिशमेंट है तुम लोग के लिए। ठीक है, यहां तक समझ में आया। मेन थिंग इज कंसेप्चुअल क्लैरिटी, वो होना चाहिए। अभी क्लियर है? तो फेवरेबल चेंज अगर हो रहा है तो इंक्रीज इन डिमांड वर्ड यूज होगा, और अगर प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी में अगर कमी आ रही है, प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी कम हो रहा है, तो क्या होगा, एक्सपेंशन। वर्ड्स को बिल्कुल ध्यान रख लीजिएगा आप लोग, ये पूरा चार्ट है, इस चार्ट को एकदम अच्छे से बार बार देखो, लगे तो ये चार्ट को दीवार पर टांग दो, रोज सुबह उठो इसको देखो, कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपको पूरी तरीके से इसमें मिलेगी। अरे कोई बात नहीं, अरे सॉरी मत बोलो रे, मेन है तुम लोग सीख के जाओ। माई मोटिव इज टू मेक यू कंसेप्चुअली वेरी वेरी स्ट्रांग। फाइन। तो फेवरेबल चेंज, इंक्रीज इन द डिमांड, राइटवर्ड शिफ्ट। अनफेवरेबल चेंज, डिक्रीज इन द डिमांड, लेफ्टवर्ड शिफ्ट। ठीक है, यस, बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है, चार्ट एकदम क्लियर हो गया। ठीक, ओके। तो ये मैंने आप लोगों के लिए एक समरी चार्ट इसमें बता दिया है। ठीक, ये सबसे बोल सकते कि ये सबसे इंपॉर्टेंट जो था आपका टॉपिक, यहाँ पे ये वाला कंप्लीट होता है। अभी चलिए कुछ पोल कर लेते हैं। पोल मतलब कुछ क्वेश्चंस मैं दे रहा हूँ आज, यही टॉपिक को पूरा एक्सपर्टीज होगा आप लोगों का इसी पर्टिकुलर टॉपिक पे। इसके आगे का टॉपिक हम लोग कल करेंगे। ठीक है, आज थोड़ा सा समय की कमी है मेरे पास, लेकिन आप लोग को मैं इस पर्टिकुलर टॉपिक में एकदम एक्सपर्ट कर दूंगा। कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान समझिएगा। जस्ट वेट फॉर 1 मिनट। चलिए अभी देखते हैं कि सुबह की गलती से कितने बच्चे सीखते हैं। ज़्यादा नहीं करूँगा, 4-5 पोल करूँगा। रीज़न बीइंग
दैट आई हैव अनदर क्लास। ओके, चलिए क्या लिखा है, ध्यान से वर्ड को कैच कीजिएगा, ट्रू फॉल्स में आंसर दीजिएगा। इट इज द डिमांड ऑफ अ कमोडिटी, इट इज द डिमांड ऑफ अ कमोडिटी विच चेंजेस विद द चेंज इन इट्स ओन प्राइस। ट्रू और फॉल्स में आंसर देना, वर्ड के ऊपर ध्यान देना, वर्ड के ऊपर ध्यान देना। Just wait for 1 minute. ओके, सो करेक्ट आंसर इज फॉल्स, क्योंकि खुद के प्राइस में जब चेंजेस आता है तो उसके कारण जो चेंज आता है उसको हम लोग कहते हैं क्या, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। जबकि ऑप्शन में क्या दिया हुआ है आपको, चेंज इन डिमांड। आई होप ये आपको डिफरेंस क्लियर हो गया अब बहुत अच्छे से। ठीक है, तो डिमांड ऑन प्राइस गलत है। ठीक अगला प्रश्न, इंक्रीज इन द डिमांड रेफर्स टू एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। क्या अगर डिमांड इंक्रीज हो रहा है तो उसको हम लोग एक्सटेंशन ऑफ डिमांड कहेंगे? क्या इंक्रीज इन डिमांड एक्सटेंशन ऑफ डिमांड कहलाता है? ट्रू या फॉल्स? फॉल्स, क्योंकि इंक्रीज इन डिमांड जो है वो एक्सपेंशन का केस नहीं है। चार्ट में देखिए यहां पर क्या लिखा है, इंक्रीज इन द डिमांड। क्या लिखा है यहां पे, इंक्रीज इन डिमांड। इंक्रीज इन डिमांड अलग होता है, एक्सटेंशन अलग होता है। इंक्रीज इन डिमांड अदर फैक्टर्स पे है और एक्सपेंशन प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी। ये पूरा वर्ड्स का खेल है, पूरा वर्ड्स का खेल है यहाँ पे। अगला, ये अभी कोर्स में अभी तक हुआ नहीं है टॉपिक, तो इसको नहीं लूंगा। इफ द प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी डिक्रीजेस, अगर गिवन कमोडिटी का प्राइस डिक्रीज हो जाता है तो क्या एक्सपेंशन हो रहा है? इज देयर एक्सपेंशन? ट्रू और फॉल्स? ट्रू और फॉल्स? ट्रू, क्योंकि अगर गिवन कमोडिटी का प्राइस लिखा हुआ है और गिवन कमोडिटी का अगर प्राइस डिक्रीज होता है तो एक्सपेंशन होता है। यस और नो? मैंने क्या बताया था, अगर गिवन कमोडिटी का प्राइस डिक्रीज होगा तो यहां पे एक्सपेंशन होगा। आई हैव टोल्ड यू, और एग्जांपल के साथ मैंने अभी ग्राफ के साथ बताया था। अगला प्रश्न, चेंज इन द इनकम कॉजेज अ शिफ्ट इन द डिमांड कर्व। क्या अगर इनकम में चेंज आता है तो शिफ्ट होता है क्या डिमांड पर? ट्रू और फॉल्स? यस, ट्रू और फॉल्स? ट्रू, वेरी गुड वेरी गुड। क्यों? क्योंकि इनकम किस में आता है, अदर फैक्टर्स में आता है, और अदर फैक्टर्स में अगर किसी भी प्रकार का चेंज आता है तो उसकी वजह से क्या होगा, अदर फैक्टर्स चेंज होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, शिफ्ट होगा। यहां पे मैंने दिखाया था, ये देखो, अदर फैक्टर की वजह से क्या हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है, शिफ्ट शिफ्ट। अगला प्रश्न, चेंज इन द प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी, चेंज इन द प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी लीड्स टू मूवमेंट, change in the price of the given commodity leads to movement along the demand curve. True or false?
ट्रू और फॉल्स? ट्रू, वेरी गुड. सो गाइज द करेक्ट आंसर इज ट्रू. देखो यहां पर चेंज इन द प्राइस, जब प्राइस में चेंजेस आता है तो उसके कारण जो चेंज आता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? मूवमेंट कहते हैं. व्हाट वी कॉल इट एज मूवमेंट. ठीक है, ठीक. सो आई होप यू गाइज हैव अंडरस्टूड द कंसेप्ट ऑफ एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन, इंक्रीज एंड डिक्रीज. तो आज के लिए बस इतना ही. ठीक, हम लोग मिलते हैं. मैं आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में ऐड हो जाइए, क्योंकि टेलीग्राम ग्रुप में क्या आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगा. मान लीजिए किसी क्लास की टाइमिंग चेंज हो जाती है, यूट्यूब का है या स्पेशल का है, तो आपको उसमें क्या मिल जाएगा? नोटिफिकेशन मिल जाएगा. इसलिए रिक्वेस्ट है कि आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे लिखा हुआ है टेलीग्राम क्लास 11th मेरा ग्रुप है, उसमें आप ज्वाइन कर लो और ऐड हो जाइए. ठीक है, आज के लिए बस इतना ही. इसमें पूरा डिमांड चैप्टर अभी कवर नहीं हुआ है, आगे का डिमांड चैप्टर हम लोग कल करेंगे. इसके तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का. क्वेश्चन नंबर 1 फिर से, एक मिनट. क्वेश्चन नंबर 1 आपको फिर से चाहिए. क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोल रहा है बेटा? क्वेश्चन नंबर 1 में ये बोल रहा है, यहां वर्ड क्या इस्तेमाल किया गया है? डिमांड ऑफ द गिवन कमोडिटी. और यहां बोल क्या रहा है? चेंज इन इट्स ओन प्राइस. तो जब खुद के प्राइस में चेंज आता है तो वर्ड चेंज इन डिमांड नहीं होता है, वर्ड हो जाता है चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड. जब खुद के प्राइस में चेंज आता है तो वर्ड डिमांड नहीं, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इस्तेमाल हो जाता है. इज इट क्लियर अनुष्का? यस, ठीक है. अगर आपको मेरा सेशन अच्छा लगा और अगर आपको फुल कंसेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए, इन डेप्थ नॉलेज चाहिए, फुल कंसेप्ट और पूरा सिलेबस कवरेज करना है, तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं मेरे कोर्स में. और इसमें आपको बहुत ही नॉमिनल प्राइस पे सारे चैप्टर्स मिलेंगे, सारे सब्जेक्ट्स मिलेंगे, सारे फैकल्टीज के द्वारा मिलेंगे, सारे स्ट्रीम के मिलेंगे. बस याद रखिए, मुझे अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी तरीके से अनअकैडमी में क्लासेस लेता रहूं, देन यूज माय रेफरल कोड मयंक CS लाइव टू शो योर सपोर्ट फॉर मी. एंड आपको मेरी क्लासेस में क्या क्या मिलेंगे मैं आपको ये बता देता हूँ. सबसे पहली चीज तो मेरी क्लास में रट्टाफिकेशन के लिए कोई जगह नहीं है. फुल कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपको मिलेगी, डेली लाइफ एग्जांपल्स के साथ मैं रिलेट कर दूंगा जिससे आपको समझने में आसानी होगी. करंट अफेयर्स के टॉपिक्स के साथ मैं इकोनॉमिक्स के टॉपिक लिंक करता हूं. जैसे अभी एक स्पेशल क्लास आने वाला है जिसमें मैं कोऑपरेटिव सोसाइटी को अमूल कोऑपरेटिव सोसाइटी के साथ लिंक करूंगा और आपको समझाऊंगा कि कैसे बिजनेस स्टडीज का एक टॉपिक कोऑपरेटिव सोसाइटी अमूल के साथ में रिलेट करूंगा और किस तरीके से आप प्रैक्टिकली देखेंगे दैट हाउ कोऑपरेटिव सोसाइटी हैज बिकम अ ह्यूज सक्सेस. ठीक, तो ये एक मेरा तरीका है, मेरे फीचर्स हैं मेरी क्लासेस के. आंसर राइटिंग सेशंस अभी हो रहे हैं जिसकी मदद से आप ये समझेंगे कि एग्जाम में आंसर कैसे लिखा जाता है. देन नोट्स की अगर मैं बात करूं तो आपको मैं क्लास में नोट्स लिखवाता हूं, प्लस पीपीटी के फॉर्म में भी मिलता है. देन रिवीजन नोट्स जो है वो आपको चार्ट फॉर्म में मिलता है पिक्चर्स के साथ. प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे अगले महीने से. और हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स क्वेश्चन का कोर्स अभी चल रहा है, तो आप सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए. ये मेरे कोर्सेज के टाइमिंग है, ठीक है, और ये डेट्स है. आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं इसको या मुझसे टेलीग्राम पर मांग सकते हैं तो मैं आपको पूरा दे दूंगा. क्वेश्चन 5 बता दूं? ओके. क्वेश्चन 5 एकदम सिंपल है बेटा. अगर गिवन कमोडिटी का प्राइस डिक्रीज होता है तो एक्सपेंशन होगा. गिवन कमोडिटी का प्राइस अगर डिक्रीज होता है तो एक्सपेंशन होगा. सिंपल सी बात. फाइन, ओके, थैंक यू सो मच.